चाल है जय भीम की मैं लेके निकलता हूँ। मैं तब भी बोलता था, मैं अब भी बोलता हूँ। आ जाती है कहीं से ताकत मेरे बदन में, मैं जब भी यूँ गरज कर जय भीम बोलता हूँ। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार है। आज हमारे साथ एक शानदार तड़कते भड़कते गाने के राइटर, सिंगर और डायरेक्टर है। सॉन्ग का नाम है मैं जय भीम बोलता हूँ। गो दिस सॉन्ग एंड चेक दिस आउट। ये लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ये सॉन्ग सुनने के बाद में मुझे लगा कि मुझे इन्हें बुलाना चाहिए यहाँ पे। और ये सॉन्ग बहुत ही मुझे गूज बम देता है दोस्तों। सो आज हमारे साथ में है विकल जिल्हेकर। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। यस विकल, मैं जानना चाहूँगा पहले तो आगे बढ़ने से पहले कि आप अगर अपने बारे में हमें, हमारी ऑडियंस को थोड़ा बता पाए, थोड़ा ब्रीफ कर पाए तो दैट विल बी ग्रेट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका और आपकी सारी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया जी। और बहुत मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ। जी। तो बताता हूँ सबसे पहले अपने बारे में कि मैं हूँ चंद्रपुर से। ओके। मेरा स्कूलिंग चंद्रपुर में ही हुआ। अच्छा। और वहाँ 11वीं के बाद, क्योंकि मेरे पापा एमएससीबी में थे तो उनका ट्रांसफ़र होते रहता था, तो 11वीं का आधा साल होने के बाद हमारा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ कोराडी में। ओके। और यहाँ आने के बाद में फिर मेरा बाकी का ग्रेजुएशन और स्कूलिंग यहीं पे हुआ, कॉलेज ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में मैंने बीएफए किया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ड्राइव किया टूवर्ड्स क्रिएटिविटी। अच्छा। और चूँकि मेरा उसके अंदर में जो स्पेशलाइजेशन था वो विजुअलाइजेशन था, तो उसी के थ्रू मैं इस मीडिया में धीरे धीरे एंटर करने लगा। Okay. तो ये क्रिएटिव स्कोप वहाँ से शुरू हो गया मेरे लाइफ में। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप आर्टिस्टिक पहले से रहे हैं एंड आपको पहले से एक इंटरेस्ट रहा है क्रिएटिविटी साइड में, जिस वजह से आपने ये बीएफएस वगैरह भी किया था। इससे पहले और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप जो गाना है मैं जय भीम बोलता हूँ, ये वर्ड इटसेल्फ बहुत शानदार आपने चुने हैं कि मैं जय भीम बोलता हूँ। और ये यूथ को ड्राइव करता है ये सॉन्ग। एंड तो ये इस सॉन्ग को लिखने के पीछे का जो मोटिवेशन है, जो इंस्पिरेशन आपको मिला, वो व्हाट इज दैट बेसिकली? सो सबसे पहला, जैसे इसके नाम में ही है कि मैं जय भीम बोलता हूँ, जय भीम आता है तो एक प्राउड फीलिंग अपने आप आ जाती है। बिल्कुल। तो इसके पीछे ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा मोटिवेशन था, जो इंस्पिरेशन था, वो खुद बाबा साहब आम्बेडकर थे। ठीक है। तो जब कोविड आया, कोविड ने हमें बहुत कुछ सोचने का मौका दिया, अपने आप के अंदर झांकने का मौका दिया। बिल्कुल। बहुत वक्त गुजारा अपने साथ में। मैं मुंबई में था तब और मैं अकेला फंस गया था। ठीक है। मेरी फैमिली यहाँ थी और मैं मुंबई में जहाँ रेंट पे रहता था, ठीक है। मैं वहाँ था। तो कोविड के टाइम पे मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, बहुत यूट्यूब पूरा छान मारा। और मतलब जो पहले के डायरेक्टर्स थे, गोविंद नहलानी साहब हो गए, श्याम बेनेगल साहब हो गए, इन सब के तमस और बाकी के आरोहण और सदगति जैसे मूवीज़ देखी मैंने। तो मुझे एट्रोसिटीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पता करना मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और मैंने लिखना शुरू किया। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने कोविड में ही लिखना स्टार्ट किया था। ओके। और वो लिखते लिखते फिर पहले प्यार मोहब्बत पे तो हर कोई लिखता है, पर बाद में पता चला कि जो सोसाइटी की जो मेन ज़रूरत है या जो सोसाइटी का मेन आईना है, वो इतना अच्छा नहीं है जितना हमको दिखाई पड़ता है। बराबर। उसके अंदर कुछ काले दाग हैं, जो जिनको हम एट्रोसिटीज़ कहेंगे या जिनको हम दड़पन कहेंगे, जो लोगों के मनों पर है। तो मैंने उसके ऊपर लिखना शुरू किया, वो काली चीज़ों के ऊपर। तब धीरे धीरे मैंने बाबा साहब देखा, बाबा साहब को पढ़ा। और एक अच्छी मूवी भी है जो जब्बार पटेल सर ने बनाई थी। उस मूवी को पहले तो हमने बचपन में थिएटर में देखा था उसे, लेकिन जब कोविड में उस मूवी को देखा तब समझ में आया, मतलब पास से बाबा साहब की ज़िंदगी में झांकने का मौका मिला। अच्छा। और वो इंसान का जो पूरा स्ट्रगल है और जो पूरी लाइफ है वो आंखों के सामने से चली गई। और फिर ऐसे वक्त में जब मैं नागपुर आया, नागपुर आने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम था कोविड में, तो मैंने संविधान थोड़ा पढ़ना शुरू किया। ठीक है। और संविधान पढ़ते पढ़ते एक और ऊर्जा आ गई अंदर। वो आती है सभी के मन में। आप भी अगर संविधान पढ़ा है आपने तो आपको पता ही है कि वो किस तरीके की ताकत देता है आपको। तो संविधान पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर मुझे कुछ लिखना चाहिए। अच्छा। तो पंच लाइन आई थी सिर्फ दिमाग के अंदर कि मैं जब भी यूँ गरज कर जय भीम बोलता हूँ। अरे वाह। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम गरज कर जय भीम बोलते तो हमारे आधे काम ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि वो एक स्फूर्ति मिलती है, एक ताकत मिलती है अंदर से। तो मुझे वो चीज़ ने बहुत आगे के लिए ड्राइव किया। और पापा को मैं बचपन से देखते आया था, क्योंकि ये जो ड्रामा, आर्ट, कल्चर, ये सब कुछ है,
मैं जब से छोटा था पापा ये सारी चीज़ें करते थे। पापा अंबेडकर मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे। ओके, तो आपके पेरेंट्स से आपको कहीं ना कहीं ड्राइव है कि आपके पापा ये सब चीज़ों में रहे हैं, तो आपने देखा है बचपन में उनको ये सब चीज़ें करते हुए। हाँ, मेरे पापा शालिक जिल्लेकर, तो Okay. उनका चंद्रपुर में बहुत अच्छा नाम जी। है जो उन्होंने करके रखा है, एक लेगेसी बना के रखी है उन्होंने। और अभी भी एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ वो उतने ही जोश के साथ में काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तबीयत जवाब दे गई है, क्योंकि वो जोश नहीं रहा, बराबर। पर फिर भी मैं अपने पापा को देखता हूँ तो मेरे अंदर वो ताकत आ जाती है अपने आप। बहुत बढ़िया। तो बचपन से उन्होंने जो पथनाट्य किए हैं, स्ट्रीट प्लेस किए हैं और सोसाइटी को एक मैसेज देने की कोशिश की है, तो मैं वो देखते रहता था। मेरे घर पे प्रैक्टिस होती थी, 22-22, 30-30 लोगों का ग्रुप जिसको पापा ये करते थे। जैसे उस ग्रुप में से भरत रंगारी साहब और अनिरुद्ध वनकर साहब, वो उसी ग्रुप से निकले हुए लोग हैं। तो मैं इन लोगों को बचपन से देखता रहा, उनकी गाड़ी पे घूमना ये वो, तो बड़े क्रिएटिव माहौल में मैं पला बड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे वो चीज़ों ने बहुत इंस्पायर किया, उनका काम देखना। वो शर्टलेस होकर वो स्ट्रीट प्ले करते थे और चले जाते थे और एक सोसाइटी को मैसेज देते थे। तब तो मतलब उतने जोश के साथ में उतना निडर होके करना बहुत मुश्किल था उस जमाने में, पर ये लोग करते थे। इनको मतलब कहीं से धमकियां भी आती थी, कहीं से कुछ भी वो तो होता रहेगा ही कहीं ना कहीं। तो वो बहुत ड्राइव करता था। मेरा मन करता था कि मैं भी काम करूं। हालांकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन 3rd स्टैंडर्ड में मेरे डैड ने मुझे एक रोल दिया। वो उसका मराठी में था पोटाच्या खळग्यासाठी, ओके। पर उसका हिंदी वर्जन करके, क्योंकि मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल में था, तो वहाँ मराठी इतना नहीं चलता था, तो हिंदी में वो प्ले को ट्रांसलेट करके पापा ने, मैं 3rd स्टैंडर्ड में था और मुझे उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। शानदार। हाँ, तो मैंने एक मदारी का रोल प्ले किया था, जिसका एक छोटा भाई होता है। वो दोनों बच्चे हैं, पर भाई की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अच्छा। और वो कैसे पब्लिक को एंटरटेन करके पैसा कमाता है, तो उसका नाम था पापी पेट के लिए। ओके। तो वो करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये करना ही ये चाहिए। इंटरेस्ट कहीं ना कहीं वहाँ से कहीं ना आपके कहीं अंदर डेवलप है। हुआ ओके। वहाँ से। तो जब आप कोविड के दौरान आपने जो समय बिताया और जो आपने स्टडी की, तो जब आप नज़दीक गए बाबा साहेब के पढ़ने लगे, तब आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि मुझे अब बाबा साहेब को कुछ ट्रिब्यूट करना है और लिखना चाहिए। तो मैं जय भीम बोलता हूँ, इस गाने के अगर हमें आप कुछ वर्ड्स बोल पाए और सुना पाए तो दैट विल बी ग्रेट फॉर अस। सो एक अच्छा उसमें का एक लाइन है कि मशाल है जय भीम की मैं लेके निकलता हूँ, मैं तब भी बोलता था मैं अब भी बोलता हूँ, आ जाती है कहीं से ताकत मेरे बदन में, मैं जब भी यूँ गरज कर जय भीम बोलता हूँ। और 2-4 ऐसी चीज़ें, जैसे पहली लाइन आपको बताती है कि हमने जो गाने के भी स्निपेट्स दिखाए हैं कि जुल्मों सितम भी सहकर खामोश है ये चीखें, अंदर से चीखती हैं सरफरोश है ये चीखें, हूँ भीम का मैं लावा रह रह के खोलता हूँ, हाँ मैं जय भीम बोलता हूँ। वंडरफुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो अभी भी थोड़ा गूज बम्स आ गए। नहीं, बहुत बढ़िया। ये वर्ड्स एक्चुअली जब हम लोग पब्लिक में 4 लोगों के बीच में अपनी आइडेंटिटी बताते हैं और जब हम लोग प्राउडली वी सेज कि मैं जय भीम बोलता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग बता पाते हैं कि हम लोगों ने जो जर्नी बिताई है, जो हजारों साल से जो चीज़ें हम लोगों ने झेली है, और जब हम लोग यहाँ तक आए हैं तो हु इज़ दैट गाय, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। तो बहुत ही बढ़िया आपने उस शब्द को यूज़ किया है। शायद आपने ये गाना 1 साल पहले रिलीज किया था। 1 साल पहले रिलीज किया था, क्योंकि मैंने लिखा भी था ये गाना उसी टाइम पे। ओके। जब लिखा था तो कुछ मैंने 15-20 लाइन्स ही लिखी थी। ठीक है। पर मैंने सोचा कि इसको सिर्फ एक कविता रखकर ना पेश करते हुए, ठीक है, कुछ या तो मैं इसका ऑडियो बनाता हूँ या तो फिर मैं इसका वीडियो बना के देखता हूँ। पर फिर बाद में मैंने उसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करते करते वो एक पूरे गाने की शक्ल ले ली उसने। अच्छा। और जब मैंने उसको फेसबुक पे डाला तो डैड के ग्रुप के ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मेरे भी फ्रेंड लिस्ट में आ गए, और उन लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया वहाँ पे कि यार नहीं, तुम इसका कुछ तो करो। ओके। बहुत लाइक्स है, वो लिखा था पोएम उसके ऊपर मैं जिस तरीके से लिखा था। हालांकि मैंने बहुत नया था, तो मतला समझना, काफिया समझना, ये वो उतना ठीक तरीके से नहीं हो पाया, पर मैंने कोशिश की और वो कोशिश वो भाप गए। ये एक ईमानदार कोशिश है। ओके। तो मैंने भी फिर जब बाबा साहब को देखा, करीब से पढ़ा, तब समझ में आया कि नहीं, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। और ये वीडियो तभी मैंने सोच लिया था कि मैं ट्रिब्यूट करूंगा, ये बाबा साहब के लिए होगा, क्योंकि घुस गए थे अंदर। वो गाना बनाते समय बहुत ताकत प्रदान करते हैं आपको। तो मैंने फिर वो गाना बनाने के लिए शुरू किया। अब उसके बाद बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत कुछ होता है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, मनी प्रॉब्लम है, आप किस तरीके से करोगे, फाइनेंशियली भी आपको साउंड होना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि
हमारे पास वो एक्सपर्टीज है या नहीं नागपुर में वो रह सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ एक चैलेंज मैंने फेस किया, बहुत बड़ा चैलेंज था। और क्योंकि मैं मेरे जॉब और इसके बीच में स्ट्रगल कर रहा था, एक लंबा टाइम था, जब 3 महीने का टाइम था, बुरा टाइम था, मैं जॉबलेस था। ओके। वरना अगर मेरी सैलरीज वगैरह सब कुछ ये होती तो मैं कर सकता था। ओके। ये गाना बनाते टाइम जैसे आपने लिखा, हाँ। अब आपने खुद ही इसे स्क्रीन प्ले किया, हाँ। और मैं कहूँगा कि प्रोडक्शन भी आप ही ने किया, आप ही ने सब अरेंज किया, तो आप जैसे कलाकारों को ये गाने को इन गानों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है? उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि इसके पहले मैंने क्रांति गर्भ ये शॉर्ट फिल्म थी, उसमें काम किया था। ओके। मैं जस्ट मुंबई से आया था और आने के बाद में कोविड ही चल रहा था, तो उस टाइम पे नागेश वाहुरवाग सर ने और संदीप गायकवाड़ सर ने ये एक पथनाट्य करने वाले थे, स्ट्रीट प्ले करने वाले थे। पर संदीप गायकवाड़ सर ने थोड़ा सा एक रेबेलियस डिसीजन लिया कि नहीं, इसको पथनाट्य ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको शॉर्ट फिल्म में कन्वर्ट करूँ। शॉर्ट फिल्म में कन्वर्ट करने के बाद ऑडिशंस हुए, थोड़े से हल्के ऑडिशंस, हम बहुत बारिश थी उस वक्त, हमको स्क्रिप्ट दी थी, ठीक है। तो नाम तब तक फाइनल नहीं हुआ था। ओके। और हमने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे प्रताप नाम के गुंडे का रोल दे रहा हूँ, ठीक है। और बहुत मेजर रोल है। और तब उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बंदे का मन परिवर्तन होके ये बाद में हीरो बनने वाला है। ओके। तो वो ऐसी विचारधारा का युवक है जो अपने गांव के लोगों को किसान आंदोलन में जाने से रोक रहा है, ठीक है, रोक रहा है, मार रहा है, क्योंकि वो भक्त है। वो ये सारी चीज़ें किसी मतलब एक ब्लाइंड फेथ से वो चीज़ें देख रहा है, हाँ। और बस फॉलो कर रहा है लोगों को विदाउट यूजिंग हिज ब्रेन। तो उस तरीके से वो सारी चीज़ें आई, मैंने वो रोल किया। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि जब शूटिंग हुई तो ऐसा लगा कि नहीं, हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे वो एनवायरनमेंट बहुत पसंद आने लगा। हालांकि 2 दिन की शूटिंग थी, पर आप स्टार बन के घूमते हो यार, हाँ, बड़ा छोटा प्रोजेक्ट है, कुछ है, और आप कैमरा फेस कर रहे हो, और इतना अच्छा हुआ मेरे साथ में। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ संदीप सर का और नागेश सर का, कि मेरे शॉट्स हो जाते थे और वो ताली बजाते बजाते आते थे कि यार 1 टेक कट है, हम इसको तेरा दूसरा कट नहीं ले रहे। और कभी एक हाथ कट हो गया तो कोई गुजर गया वहां से, या लड़का हंस दिया, कुछ हुआ तो ही वो कट होता था। लेकिन इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे बूस्ट किया, तो मैं सच में सल्यूट करता हूँ उन दोनों को कि मुझे बहुत अच्छा काम दिया। तो ये चीज़, ये फ्रेम मुझे पसंद आने लगा। मैंने कहा कि मुझे करना है। और उसके बाद एक और ऐतिहासिक चीज़ हुई मेरे लाइफ में, जो मैं मान के चलता हूँ, हमारे लिए छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी है सर। तो अंबेडकर सभागृह में उसका स्क्रीनिंग रखा था, बहुत लोगों को बुलाया था, क्योंकि पापा भी थे, अध्यक्ष पापा थे, और फिर तरह तरीके के लोग आए थे जो बड़े अपने इसके विचारवंत लोग हैं, वो सब आए थे। और हेवी माइंड्स जो अंबेडकर मूवमेंट के पीछे काम करते हैं वो सब वहाँ थे, और लोग भी थे। और वहाँ वो स्क्रीनिंग किया, लाइट बंद हो गई थी, सब कुछ बिल्कुल थिएटर वाला फील आया। और वो 12 मिनट की मूवी थी, वो शुरू हुई। शुरू होने के बाद जब मूवी ख़त्म हुई तो वो दिन मेरे लिए मतलब स्पेशल दिन है मेरे लाइफ का। सब लोग आ गए, सेल्फीज ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, और मैं मेरी माँ को देख रहा था सामने, शी वॉज क्राइंग, तो रो रही थी खुशी खुशी। तो मुझे तब फर्स्ट टाइम मैंने स्पीच भी दी थी, आई वॉज फेसिंग ऑल दिस थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे थोड़ा सा प्राउड भी फील हो रहा था। पर आपको वो चीज़ बहुत मेलोडाउन भी करती है, ग्राउंडेड भी रखती है, तो ही ठीक है। आप उठ गए तो फिर वो बेकार हो गया। बहुत ही अच्छी एक फील थी कि यार, मतलब माँ बाप के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें लगता है कि अब मेरा बेटा कुछ अचीव कर रहा है, एंड उसने कुछ बहुत अच्छा किया है। साथ ही साथ आपकी कला को जो सराहना मिलती है, दैट इज वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सॉन्ग, कि अगर हम सॉन्ग की बात करें, आपने इसे लिखा, आपने इसे प्रोड्यूस किया, आपने इसको प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे आपने बताया कि आप जॉबलेस थे, तो आप लोगों ने क्राउड फंडिंग की। इस सॉन्ग के लिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग, चाहे वो फिर बैकग्राउंड के एक्टर्स हो या फिर फंड लगाने वाले दोस्त हो। फंड किस तरीके से अरेंज किया? वो भी सबसे पहले तो सबसे मेजर रोड जिसको बोलते हैं ना, सिंहाचा वाटा मराठी में बोलते हैं, पारितोष हजारे, जिसने म्यूजिक दिया, क्योंकि वो बंदे ने क्रांति गर्भ में भी म्यूजिक दिया था, और वो गाना भी बहुत उम्दा गाना है अगर आप देखोगे तो। मेरी मिट्टी करके उस गाने का नाम है। तो मैं उसके स्किल्स जान चुका था। मेरे लिए वो गाना उन्होंने फ्री किया,
ओह वाह, मैं जय भीम बोलता हूँ ये गाना। और क्या नाम बोला आपने उनका? पारितोष हजारे। पारितोष जी। हाँ, पारितोष वो बंदा है जिसको फिल्म फेयर है अंधाधुन मूवी के लिए, आयुष्मान खुराना की अंधाधुन मूवी के लिए, वो यहाँ आ गए थे नागपुर में। हम दोनों कोविड में एक ही टाइम पर आए थे, ठीक है। तो हमारी बस वाया वाया पहचान थी। लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे को मिले तो वो लाइक माइंडेड लोगों की वजह से कुछ इग्नाइट हो गया और ये गाना बन गया। ये गाना बहुत कम टाइम में बना, मतलब 8:30 बजे मैं ऑफिस का लॉग आउट करके, तब एक कंपनी में काम कर रहा था फ्रीलांसिंग, ठीक है। लॉग आउट करके मैं उसके घर पे गया, उसके स्टूडियो पे, और वो देहरादून निकलने वाला था सुबह। ओके। तो जो 2.5 मिनट का पायलट वर्जन आया था वो उतने ही पीरियड में बना है बस। मैंने उनको बस थीम बता दी और उन्होंने वो थीम पे सॉन्ग करके, और फर्स्ट टाइम मैं माइक पे आ रहा हूँ, वो अकूस्टिक वर्जन में मैंने उसको रिकॉर्ड किया। तो बहुत अच्छा बना वो। तो 2.5 मिनट का पायलट मेरे पास था। अच्छा। और वो 2.5 मिनट का पायलट बना के हमने जब यूट्यूब पे डाला तो लोगों को वही बहुत पसंद आया। तब मैंने सोचा कि मुझे पीछे नहीं हटना है। और मेजर ब्लॉकेज बहुत सारे आते हैं, तो सबसे बड़ा तो था कि फाइनेंशियली इसको कैसे, वही मैं बोल रहा था। तो मैंने जब इसका एक और वर्जन हमने बाद में निकाला, जो फाइनल वर्जन होकर रेडी हो गया था, ठीक है। तो मैंने वो वर्जन लोगों के साथ ऑडियो शेयर करना शुरू किया, कॉपीराइट कर दिया, और लोगों के साथ में बिंदास शेयर करना शुरू कर दिया। लोगों ने सुना और उन्होंने, क्योंकि क्रांति गर्भ देखी थी और उन्होंने मेरे पोएम्स फेसबुक पे पढ़ी थी, तो उन्हें पता था कि हम गलत जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके। ये इसमें से अगर कुछ निकाल रहा है तो सोसाइटी को कुछ मैसेज देने के लिए निकाल रहा है। और बाबा साहेब की जो प्रतिमा है वो आपके तरफ से अच्छा ही काम कराएगी, उसमें आप गद्दारी नहीं कर सकते, वो छेड़खानी नहीं कर सकते। तो वो ईमानदारी से मैंने वो किया, वो लोगों तक उसी ईमानदारी से पहुंचा। लोगों ने सुना और उन्होंने कहा कि हम करते हैं। तो फिर भी ऐसा कुछ ज़्यादा फंड्स नहीं आए हमारे पास में। हुआ ये कि मेरे स्कूल के जो लोग थे, जो मेरे साथ स्कूल से थे, सिटी हाई स्कूल जहाँ मैं चंद्रपुर में पढ़ा हूँ, वहाँ के मेरे 20-22 दोस्तों ने, जो हमारा एक ग्रुप है, बस मैंने ग्रुप पे गाना डाल दिया। अच्छा। मैंने वहाँ बोल दिया कि दोस्तों मुझको फंडिंग चाहिए, मैं ऐसा ऐसा एक गाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उनका तो पहले ये था, यार विकल तू आईटी में काम करता है, तो तेरी सैलरी अच्छी है, तो तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है? फिर मैंने समझा के बताया 3 महीने से ऐसा ऐसा जब चल रहा है, और वो पता नहीं बहुत रफ पैच था, मैं बहुत गंदी फाइनेंशियल सिचुएशन से जा रहा था। हाँ, तो मेरा, और इसमें भी इतना बड़ा सपना देख लेना। फिर उन लोगों ने क्राउड फंडिंग किया, फैमिली के लोगों ने मदद की, कुछ आम्बेडकर मूवमेंट के लोगों ने मदद की, और वैसा करते करते मेरे पास एक 65,000 का बजट आ गया। ठीक है। और जब वो बजट आया तो मैं पहले कुछ डायरेक्टर्स के पास में भी गया था, जो वेल नोन रिनोन डायरेक्टर्स हैं, उनके पास गया था। पर उन्होंने पूरी तरह से मुझे कहा कि यार ये हम बनाते हैं, ठीक है, पर उन्होंने जो बजट कोट किया था, मेरे पास वो तो था ही नहीं। सही तो जो भी मेरे पास था, और मेरे पास टाइम कम था क्योंकि एक कंपनी थी जो ज्वाइन करनी थी जल्दी से जल्दी नवंबर में। तो मैंने बोला कि मुझे जल्दी निकालना है कि ये गाना मैं जैसे ही आ जाए, बन के रेडी हो जाए, दीक्षा भूमि पे मैं इस गाने को रिलीज करूंगा। वो मेरा प्लान था जब नागपुर की दीक्षा भूमि का प्रोग्राम होने वाला था। पर जिनके पास दिया, कुछ टेक्निकल ब्लॉकेज की वजह से बोल लीजिए आप, या वो एक्सपर्टीज ना होने की वजह से काफ़ी हमारा टाइम चले गया। तो नागपुर की दीक्षा भूमि का टाइम मिस हो गया। फिर मैं चंद्रपुर के लिए ट्राई कर रहा था कि दूसरे तीसरे दिन चंद्रपुर में होता है, वो भी टाइम हमारे हाथ से निकल गया। तो टाइम निकलते रहा। तो फिर इंडिविजुअली एक दिन किसी ऐसे ही मौके पे हमने इसको रिलीज़ कर दिया। चलो। हाँ, तो इसके लिए हमने जब फंड्स आ गए, फंड्स आने के बाद में कैमरा है, बहुत उसके पीछे टेक्निकलिटीज़ हैं, तो मैंने पैसा इन्वेस्ट करके एक बंदे को हायर किया, जिसने इसका VFX वगैरह भी किया है, उन्होंने ही शूट किया। तो पहले हमारे मन में जो था कि इस गाने को हम, तब मैं साउथ का सिनेमा मैंने देखना शुरू किया था, तो साउथ में वो कल्चर बहुत चल रहा था, लिरिकल वीडियोस वाला। लिरिकल वीडियोस का। तो सिर्फ स्टिल्स पे, वो जितने भी आपके स्टिल्स होते, कैमरा स्टिल्स, उसके ऊपर में मोशंस डाल के, इफेक्ट डाल के वो सब करना। तो मैंने उस तरीके से उसको सामने वाले को प्रपोज किया कि हम इस तरीके से करते हैं। अब पता नहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ या क्या हुआ, वो उस तरीके से डिलीवर नहीं हो पाया। क्योंकि जब शूट करना एक्चुअल लोकेशन पे गए तो दे वर शूटिंग इट लाइक अ मूवी ओनली। सो अब मेरा जो बताने का तरीका था, मतलब वो नहीं उन तक पहुंचा, और उसमें हमारा काफ़ी टाइम निकल गया। 4:30 बजे तक ऑलमोस्ट मैं गाना कैंसिल करने वाला था। ना मेरे पास लोग थे बैठने के लिए, ना कुछ था, ना जो गुंडे जो मैं ले रहा था वो थे, कुछ नहीं था। तो एक जो स्वल्प विराम के जो डायरेक्टर थे, वो भी आए थे मेरे साथ में, वो चिढ़ गए थे मुझ पे कि ये तू कर क्या रहा है, कि तू ही शॉट दे रहा है, तू ही जाके ये बांध रहा है, तू वो कर रहा है। और
ह्यूमिडिटी के वजह से पूरा लाल लाल हो गया था चेहरा, तो कैमरा में ठीक नहीं लग रहा था। बराबर। बहुत स्वेटिंग हो रहा था, बहुत धूप थी, चिड़चिड़ी धूप थी। पर शिवन गांव में जहाँ ये शूटिंग हुई है, वो गांव के लोगों ने मेरा इतना साथ दिया ना। पर हुआ क्या था कि उमेश कुलकर्णी सर की एक ऑलरेडी मूवी वहाँ शूट हो चुकी थी, ठीक है, उस गांव में, और वो गांव अभी उठ रहा है। मतलब एरोड्रम के लिए वो जगह चली गई है, तो आधे घर खाली है। अब लोगों के लिए वहाँ पे रोजगार नहीं का इशू है। और उमेश कुलकर्णी सर की जब शूटिंग हुई थी तो उन्होंने जितने लोग थे उनको 500-500 रुपए दिए थे। इट वाज अ हेवी प्रोडक्शन हाउस। तो मैं तो वो लेके नहीं चल रहा था ना। उनके माइंड में भी यही होगा कि हमें कुछ पैसे मिलेंगे। हाँ, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपफ्रंट उन्होंने मेरे मुंह पे पैसे मांग लिए। मैंने बोला यार मैं बहुत टाइट बजट लेके चल रहा हूँ और उससे भी बड़ी चीज की मैं बाबा साहब का सपना लेके चल रहा हूँ यार, आगे उनका नाम के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं मेरा भी बहुत कुछ गया है इसके अंदर, मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। निस्वार्थ भाव से अगर आप बाबा साहब के लिए आना चाहते हो तो आपका कंट्रीब्यूशन कभी भी वेलकम है। बराबर। तो फिर भी वो होता है, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं आते। हमने नाश्ता ऑर्डर किया, ये बड़ा फनी इंसिडेंस है। नाश्ता ऑर्डर किया 100 लोगों का। मुझे गांव के एक जो मुखिया थे उन्होंने बोल दिया था कि तू नाश्ता रख रहा है, ये आएंगे खाएंगे और भाग जाएंगे। मैंने बोला बाबा साहब के नाम के नीचे नहीं कर सकेंगे ऐसा। फिर भी वही हुआ। आया जब नाश्ता लगाया मैंने तो 150 लोग थे और शूटिंग के लिए 12 लोग चले गए। तो मुझे बहुत हिट किया अंदर से कि नहीं, अभी भी मतलब मैं कुछ एक मोटो लेके चल रहा हूँ और लोग रहेंगे ही वैसे, वो कहीं रहेंगे, हम उनको कुछ नहीं बोल सकते। और जो बैठे थे वो भी जोर जोर से ताना दे रहे थे, अब इतनी धूप में बिठा के रखा, ना पैसे दे रहा है ना कुछ दे रहा है। हालांकि उनका काम 10-15 मिनट का ही था, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम चलेगा, वो तो होने वाला है। वो हुआ बिल्कुल। और फिर जो बैठे वो आखिर तक बैठे। फिर वो गांव के जो मुखिया थे वो आए, वो चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि तो वो लड़का बाहर से आया है और वो हमारे गांव के अंदर ये शूटिंग करना चाहता है और वो बेचारा सुबह से लगा हुआ है और आप लोग गांव के लोग उसका साथ देने के बजाय खाना खा के भाग रहे हो, शर्म आनी चाहिए। वो लोग बैठे और फिर जो बैठे थे वो अच्छे दिल से वो लोग थे। 2-3 फैमिलीज है, मैं उनका नाम पता नहीं, मुझे मुँह ज़बानी याद नहीं है, पर वो लड़की जिसको मैं गले लगा के चीखता हूँ वो, और उनकी वो नानी है। क्या औरत है, मतलब बेचारी, ना कुछ उसको डिमांड थी ना कुछ, ऐसे ही लोग थे जो आखिर तक बैठे थे। नहीं, ये ऐसा होता है कि कुछ होते हैं जो हमेशा हमारे लाइफ में हमें सपोर्ट करते हैं, चाह के और ना चाह के भी। और हमें लाइफ में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहीं ना कहीं उनका एक इंटेंशन होगा मोनेटाइज करना, चीज़ें को पैसों को देना, ये सब होने ही वाला है। जो आपका सॉन्ग है जय भीम बोलता हूँ, अब उसे 1 साल के आसपास गुजर चुका है। आई थिंक अराउंड 15-16 हज़ार लोगों ने उसे देखा और सहारा है, उसे लोगों ने अप्रिशिएट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो नीचे दब गया और कहीं ना कहीं उसे वो रिस्पांस नहीं मिला। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस वीडियो को देखिए, उस पर रील्स बनाइए। वो आपको वर्ड्स बहुत पसंद आने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से वो वीडियो लिखा गया है। एंड मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप इस एपिसोड में आए। एक्चुअली आपने डिटेल हमें बताया इस वीडियो के बारे में और हमें बताया कि आपकी जो जर्नी रही, जो भी स्ट्रगल आपने देखा है। आने वाले प्रोजेक्ट्स में लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स लास्ट में अभी कुछ लेटेस्ट कर रहे होंगे तो आप बता सकते हैं। अभी तो पूरा कंसंट्रेशन मैं जय भीम बोलता हूँ के ऊपर ही है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स भी नागपुर में लूँ, मतलब कहीं उसको और डिस्प्ले करे वो गाने को, और परमिशंस लेना वगैरह ये सब कुछ चल रहा है। और आपका बहुत बड़ा उसमें योगदान करूँगा कि आपने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। दूसरी एक कोशिश हमारी चल रही है कि खून यूं ही लाल रखना, ठीक है। ये एक नया वीडियो एल्बम है जो किसानों की आत्महत्या के ऊपर, उनके स्ट्रगल के ऊपर आ रहा है। ओके। तो सरकार ध्यान नहीं देती है, बाकी के जो उनके लिए जितना कि कुछ प्रोग्रामिंग किया हुआ है वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो ऐसी सूरत में किसान एक ही चीज़ के लिए आत्महत्या नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारी वजह है। कभी कभार उसको पुश किया जाता है आत्महत्या करने के लिए और उसका कोई कभी नहीं सुन रहा। फिर सरकार कोई भी हो उसका कोई सुन नहीं रहा है, मतलब किसी भी सरकार का नाम ले लीजिए आप, उसके साथ अन्याय हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो उसकी जो चीज़ें हैं वो सामने लाऊं और उसको एक आंदोलन को वो जोड़ेगा ले जाके। बिल्कुल। ऐसा एक मेरी कोशिश। बहुत अच्छी थीम आपने सिलेक्ट की है और डेफिनेटली उसके ऊपर कोई आए, कोई बोले, कुछ गाने लिखे तो वो मूवमेंट, क्योंकि संगीत कहीं ना कहीं दिल को दिल से जोड़ता है, तो बहुत जल्दी वो लोगों तक पहुंचता है। बहुत अच्छा माध्यम आपने सिलेक्ट किया है। एंड एट लास्ट अगेन थैंक यू, आप हमारे शो में आए। एंड मैं भी जय भीम बोलता हूँ। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच।